Good morning, everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn मॉडर्न हिस्ट्री। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से 4 टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। पहला टॉपिक है सुभाष व आज़ाद हिंद फौज से महत्वपूर्ण तथ्य और तिथियां। ओके। दूसरा टॉपिक है 4 मार्च 1931 के गांधी इम्पैक्ट की मुख्य बातें। और तृतीय टॉपिक्स हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं पत्रकारिता से कुछ तथ्य। और चौथा टॉपिक्स है भारतीय प्रेस कुछ तथ्य। ओके स्टूडेंट्स, ये चारों टॉपिक्स आपके कम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना केवल कम्पिटिटिव लेवल के लिए बल्कि आपके एकेडमिक लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसलिए स्टूडेंट वीडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने ज्ञान को इंक्रीज करें, बढ़ाएं। ओके। सुभाष व आज़ाद हिंद फौज से महत्वपूर्ण तथ्य और व तिथियाँ। मैं आपको बता दूं, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म तिथि जो है वह 23 जनवरी 1897 है, यानी 23 जनवरी 1897 है। 1920 में सुभाष द्वारा आईसीएससी की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की। आप कल्पना कीजिए कि उस समय का जो दौर था उसमें उन्होंने 1920 में उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की। ऐसा कहा जाता था कि आईसीएस की परीक्षा केवल अंग्रेजी पास कर सकते हैं, भारतीय नहीं। ये किसका मानना था? अंग्रेजों का। 1921 में पद से त्यागपत्र दे कांग्रेस व असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए और दिसंबर 1921 में प्रथम बार कारावास का दंड उन्हें दिया गया। 1924 में कलकत्ता के निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। आप एक एक तथ्यों को जानें स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कम्पिटिटिव लेवल के लिए। फरवरी 1938 में हरिपुरा और जनवरी 1939 में त्रिपुरा। आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तथ्य। 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। अप्रैल में पद से त्यागपत्र देकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दो तथ्यों को हमने जाना। आपसे पूछा जाएगा कि किस किस कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, तो आप कह सकते हैं 1938 हरिपुरा और जनवरी 1939 त्रिपुरा। ओके। एक ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने की। ओके। 17 जनवरी 1941 को सुभाष का भारत से पलायन तथा 28 मार्च को बर्लिन पहुंचना और जनवरी 1942 तक उन्होंने दो सैनिक टुकड़ियों का गठन किया। ओके। 28 से 30 मार्च 1942 को 1942 के टोक्यो सम्मेलन में रास बिहारी द्वारा इंडिपेंडेंस लीग, ये भी तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि रास बिहारी बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। और 15 से 20 जून के बैंकॉक सम्मेलन में सुभाष को बुलाने का निर्णय लिया गया। आप समझ रहे हैं इन बातों को? ओके। अगस्त 1942 तक कैप्टन मोहन सिंह द्वारा 16,000 सैनिकों की आज़ाद हिंद फौज का गठन। कैप्टन मोहन सिंह। ओके। 8 फरवरी 1943 को सुभाष ने जर्मनी छोड़ा और 13 जून को टोक्यो पहुंचे। 4 जुलाई 1943 को सुभाष जी ने इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष और आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति और सेना को दिल्ली चलो का नारा दिया। यह भी टॉपिक्स आता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अक्टूबर में आज़ाद हिंद सरकार का विधिवत उद्घाटन हुआ और आज़ाद हिंद सरकार द्वारा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में टैगोर की कविता राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत की गई। इस तथ्यों को भी आप जानें कि राष्ट्रीय ध्वज भी आज़ाद हिंद फौज ने अपनाया। इसके साथ साथ उन्होंने टैगोर जी की जो कविता राष्ट्रगान थी उसे भी स्वीकृत किया। ओके। अंडमान निकोबार जापानियों ने आज़ाद हिंद फौज को सौंपे नया नामकरण शहीद व स्वराज दिया गया।
यानी अंडमान निकोबार जापानियों ने आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिए और उसका नवीन नामकरण किया गया स्वराज, शहीद व स्वराज। मई में INA द्वारा माडोक पर अधिकार, इसी माह कोहिमा पर भी नियंत्रण, और 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। ओके स्टूडेंट्स, आप इन तथ्यों को जानें। ये तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किससे जुड़े हुए तथ्य हैं? सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए तथ्य। हम लोग आते हैं नेक्स्ट तथ्य पर। अब ये जो तथ्य है वो 4 मार्च 1931 के गांधी इरविन पैक्ट से मुख्य बात है। ओके, संवैधानिक प्रश्न व संघ को आधार माना गया तथा आरक्षणों के साथ भारतीय उत्तरदायित्व को स्वीकार किया गया। कांग्रेस को वार्ता हेतु गोलमेज परिषद में आमंत्रित किया गया, यानी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को बुलाया गया। किस लिए? वार्ता के लिए, बातचीत के लिए, टॉकिंग के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा मुद्दा रखा गया। स्वदेशी के प्रचार की छूट होगी, किंतु राजनीतिक हथियार के रूप में बहिष्कार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इन बातों पर चर्चा हुई। किसमें? गांधी इरविन पैक्ट में। विदेशी माल व शराब के विरुद्ध शांतिपूर्ण और कानूनी ढंग से पैकेटिंग की जा सकेगी। पिकेटिंग, आप इसे जान लें, पिकेटिंग। ओके, सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधी अध्यादेश वापस ले लिए गए। ये कब हुआ? 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट की मुख्य बातें पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो वापस ले लिया गया वह गांधी इरविन पैक्ट में वापस ले लिया गया। संगठनों को गैर कानूनी घोषित करने संबंधी आदेश रद्द कर दिए गए। हिंसा के आरोप संबंधी मामलों को छोड़कर सभी राजनीतिक मुकदमे वापस ले लिए गए। सभी राजनीतिक बंदी जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था रिहा कर दिए गए। जुर्माने जो है माफ कर दिए गए। सभी संपत्ति जो सरकार ने अपने कब्जे में ले ली थी वापस कर दी गई, किंतु जो अचल संपत्ति नीलाम हो गई थी उसे वापस नहीं किया गया। स्टूडेंट्स, आप समझें इन चीज़ों को कि किन किन मुद्दों के बीच गांधी जी और जो अंग्रेज थे इरविन, जो अंग्रेज ऑफिसर थे इरविन, उनके बीच समझौता हुआ। क्या चीज़ वापस ले लिया गया, ये तो पॉइंट आप समझ ही रहे हैं। ओके, त्यागपत्र देने वाले कर्मचारियों को अगर उनके स्थान पर अब रिक्त हैं तो काम पर वापस ले लिया जाएगा। कांग्रेस द्वारा समझौते का पालन न होने पर सरकार को उचित कार्रवाई करने का अधिकार होगा। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए गांधी इरविन पैक्ट में क्या क्या मुख्य बातों को रखा गया था और क्या वापस ले लिया गया था। ओके, अगला जो हमारा तथ्य है वह है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं पत्रकारिता के कुछ तथ्य। ओके, बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1872 में बंगाल दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। ये भी आप जान लें। बंगाल दर्शन किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब लिखा? 1872 में। अरविंद घोष ने वंदे मातरम नामक साप्ताहिकी पत्रिका निकाली। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वंदे मातरम पत्रिका किसने लिखा? तो अरविंद घोष ने लिखा। सन 1900 ईस्वी में बिपिन चंद्र पाल ने इंग्लैंड में स्वराज नामक पत्रिका निकाली। बिपिन चंद्र पाल ने बाद में वंदे मातरम में भी काम किया। यानी स्वराज पत्रिका कहाँ से निकाली गई थी? इंग्लैंड से। इसे किसने निकाला था? तो बिपिन चंद्र पाल ने। बिपिन चंद्र पाल का पत्र न्यू इंडिया बंगाल के गरम दल का प्रमुख पत्र था। आप तो ये टाइटल जानते भी होंगे, लाल पाल बाल। लाल से लाला लाजपत राय, पाल से बिपिन चंद्र पाल और बाल से बाल गंगाधर तिलक। ये तीनों जो हमने महान हस्तियों का नाम बताया, ये गरम दल के नेता थे। ओके, क्रांति का शंखनाद करने वाला सबसे सशक्त पत्र युगांतर था। युगांतर क्या था? एक पत्रिका थी
और यहीं से शंखनाद हुआ था किसका? क्रांति का। कैसी क्रांति का? अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का। इसका संचालन अरविंद घोष के भाई वरिंद्र कुमार घोष एवं स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। ओके, किस पत्रिका का? युगांतर पत्रिका का। हिंदुस्तान लोकतंत्र संघ, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन ने अंग्रेजी में रेवोल्यूशनरी नामक पत्र प्रकाशित किया। यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन ने अंग्रेजी में रेवोल्यूशनरी नामक पत्र प्रकाशित किया। इसका संचालन सत्येंद्रनाथ सन्याल थे। इसके संचालक कौन थे? सत्येंद्रनाथ सन्याल थे। ओके, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकफ को कहा जाता है। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैटकफ को कहा जाता है। ओके, लाला हरदयाल ने 1913 में 1930 ईस्वी में कुछ देशभक्तों को एकत्र कर मजदूर पार्टी नामक एक क्रांतिकारी दल का गठन किया। इसका कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इसने गदर नामक एक साप्ताहिकी पत्र का प्रकाशन किया। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल ने की। कब की? 1913 में की। और ये पार्टी कहाँ पर इसका कार्यालय था? तो सैन फ्रांसिस्को में था। ओके, गदर का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 में शुरू हुआ था, यानी 1 नवंबर 1930 में। यह पत्र हिंदी, उर्दू, गुरुमुखी और गुजराती में प्रकाशित होता था। इसमें जोशीली कविताएं भी होती थीं जो लोगों को झकझोर के रख देती थी। इन कविताओं के बाद में गदर की गूंज नाम से छापा गया। इन कविताओं के बाद में क्या छापा गया? गदर की गूंज। ओके, भारत में सर्वप्रथम 1910 ईस्वी में एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया नामक समाचार एजेंसी की स्थापना हुई। यानी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया नामक समाचार एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो आप कह सकते हैं 1910 में। ओके, भारत में बॉम्बे टाइम्स ने डाक द्वारा राइटर समाचार प्रथम बार 1860 ईस्वी में प्राप्त कर प्रकाशित किया था। यानी भारत में बॉम्बे टाइम्स ने डाक द्वारा राइटर समाचार आप कह सकते हैं प्रथम बार 1860 ईस्वी में प्राप्त कर प्रकाशित किया था। ओके स्टूडेंट्स, 3 तथ्यों को आप जान गए। ओके, अब हम लोग अंतिम तत्व भारतीय प्रेस के कुछ तथ्य जानेंगे। मद्रास से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र हिंदू अपने मद्रास संस्करण को दक्षिण के दूरदराज नगरों में फैसिमिल रिप्रोडक्शन प्रणाली से मुद्रित करता है। आप हिंदू पत्रिका का नाम सुने हैं, यह कहाँ से प्रकाशित होता है? तो यह मद्रास से प्रकाशित होता है। ओके, सन 1948 में हिंदुस्तान समाचार की स्थापना हुई। आप हिंदुस्तान समाचार पत्र के बारे में भी जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में। भारत की प्रमुख समाचार एजेंसियां कौन है? 1 नंबर में पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। 2 नंबर में यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया यूएनआई और 3 नंबर में समाचार भारती और 4 नंबर में हिंदुस्तान समाचार। ओके, यूएनआई ने सन 1982 ईस्वी में 1982 ईस्वी में समाचार सेवा यूनिवार्ता प्रारंभ किया। किसने? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनिवार्ता किसने प्रारंभ किया? तो आप कह सकते हैं यूएनआई ने 1982 में समाचार सेवा यूनिवार्ता प्रकाशित किया। ओके, सन 1976 में एक गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी पुल की स्थापना की गई। भारत में गुटनिरपेक्ष एजेंसी पुल का संचालन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया करती है। इन तथ्यों को भी जानें स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन करें।
ओके। नेपा नगर मध्य प्रदेश में नेपा मिल्स यानी भारत की सर्वप्रथम सबसे पुरानी न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री है। यानी नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री यानी नेपा मिल्स सबसे पुरानी और सबसे सर्वप्रथम फैक्ट्री है। ओके। सन 1978 ईस्वी में द्वितीय प्रेस आयोग की स्थापना जनता पार्टी शासन ने की थी। यानी द्वितीय प्रेस की भी स्थापना की गई थी कब? 1978 में। ओके स्टूडेंट्स, आपने 4 महत्वपूर्ण तत्वों की जानकारी ली। पहला तत्व हमने पढ़ा सुभाष व आज़ाद हिंद फौज। ओके। द्वितीय तत्व पर हमने चर्चा की गांधी इरविन पैक्ट की मुख्य बातें। तृतीय तत्व जो था हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं पत्रकारिता, और चतुर्थ था भारतीय प्रेस। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।